आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ना, वो जाति पूछ के नहीं हो रहा। अच्छा आप दलित हैं, आपको छोड़ देते हैं, आप यादव हैं, आपको छोड़ देते हैं, अच्छा आप ब्राह्मण हैं, आपको छोड़ देते हैं, आप बनिया हैं, आपको छोड़ देते हैं। नहीं जी, वहां जो हो रहा है ना, वो होने के लिए आपका हिंदू होना ही काफी है। साथियों नमस्कार। साथियों, कोलकाता में जो दुष्कर्म हुआ, जो कांड हुआ, पूरा देश आज उससे परिचित है। पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि एक महिला डॉक्टर के साथ इतना कुछ हो गया और सरकार और उसका तंत्र इस चीज को ढकने में पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। और आज भी बंगाल की सरकार किसी भी तरह से यह कोशिश करना चाहती है कि यह सिद्ध हो जाए कि इसमें बंगाल की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जो गलती है केंद्र सरकार की है। देश में कई स्थानों पर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। बंगाल में भी 250 से ज्यादा स्थानों पर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। और अब तो बांग्लादेश से भी प्रतिक्रिया आ गई। जी हां, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया बोल रही है, और बांग्लादेश बंगाल के लिए बोल रहा है कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ। आपने कोलकाता का केस तो सुना ही होगा, जहां पर एक मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ रात को बलात्कार होता है, फिर उसकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। बाद में कॉलेज प्रशासन लड़की के घर वालों को फोन करके बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप आ जाएं। आने के बाद भी लंबे समय तक उनके परिवारजनों को बेटी से या बेटी के शव को देखने नहीं दिया जाता है, और कोशिश करी जाती है कि कैसे भी सुसाइड का रूप इसे दे दें। लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम होता है, फॉरेंसिक जांच होती है, तो पता चलता है कि इसका रेप हुआ था। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ही लोगों के लिए सबसे कम मायने की चीज रह गई है, विशेष तौर से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अभी 10 दिन पहले हमने देखा कि अयोध्या में मोहित खान का नाम का व्यक्ति 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। फिर देखा कि नवाब सिंह यादव कन्नौज में सपा का नेता 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। यहां 31 साल की छात्रा के साथ ये खबर सामने आई। ऐसी तो खबरें साहब सामने आ जाती हैं, न जाने कितनी खबरें होंगी जिन्हें दबा दिया जाता है। अदालतें जाने कितनी बार से बोल रही हैं कि सख्त कानून लाइए, सख्त कानून लाइए। हालांकि कानून भी हैं, लेकिन उन्हीं कानूनों में सुनवाई करने के दौरान अदालत तारीख पे तारीख देती रहती हैं। उसका क्या साहब, अदालतें अरविंद केजरीवाल के लिए तो एक ही दिन में खुल जाती हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर सुनवाई हो जाती है, फैसले आ जाते हैं। यह एक अदालत का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उधर बंगाल में जो होम मिनिस्ट्री है ममता बनर्जी के पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है, और ममता बनर्जी इस बात का आंदोलन कर रही हैं कि सीबीआई अपनी जांच को तेज करे और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ के जेल के अंदर डाले। जबकि एक दोषी पकड़ा जा चुका है, बताऊंगा उस दोषी की भी कहानी। समझ में यह नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी किस चीज के लिए आंदोलन कर रही हैं। भाई जितने भी वहां पर मिनिस्ट्रीज थी जो रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं इस पूरे प्रकरण के लिए, वो आपके पास है, पूरी की पूरी राज्य सरकार आपके पास है। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ कुछ महिलाओं को लेकर के सड़कों पर इसलिए उतरी हैं कि वो एक माहौल ये बना सकें कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही। और जो महिलाओं में गुस्सा है आज ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर के, बंगाल में महिलाओं का वोट बैंक ना खिसक जाए, उसके लिए ममता बनर्जी प्रयास कर रही है। और भाईजान्स के लिए तो वो कितनी ज्यादा डिवोटेड है आपको पता ही है। भाईजान्स को तो वो नाराज कर ही नहीं सकती। तो ये ममता बनर्जी का एक पार्ट है। अब आते हैं पत्रकारों पर। पत्रकार में एक बड़े महान पत्रकार हैं सो कॉल्ड, उनका नाम है राजदीप सरदेसाई। जी हाँ, राजदीप सरदेसाई की जो वाइफ हैं वो टीएमसी पार्टी में है और इस समय सांसद बनी हुई है लोकसभा का चुनाव जीत करके। तो राजदीप सरदेसाई क्या कह रहे हैं कि पीड़िता के साथ या उसके परिवार के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, उनके इंसाफ के लिए हमें लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी राजनीति कर रही है, ममता बनर्जी को टारगेट करने का क्या मतलब है? इस समय आपको इंसाफ दिलाने पर ध्यान देना चाहिए कि राजनीति करनी चाहिए। इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी हो रही है। और फर्ज करिए यही घटना अगर यूपी में हुई होती तो राजदीप सरदेसाई क्या कहते कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, ये किस तरह का शासन चल रहा है, यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सारी बातें कही जाती। आप दोगलापन देखिए, मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूं। अब आइए नेताओं पर। एक नेता हैं पप्पू, जी हां, उनका दूसरा नाम है शहजादा। हाथरस में कुछ हो जाए सबसे पहले पहुंचते हैं, कहीं और कुछ हो जाए वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर पीड़िता दलित है,
इनको दलित का वोट बैंक चाहिए, तो उनको खुश करने के लिए ये वहां पहुंचते हैं। और अगर इन्हें ये पता चल जाए कि उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला भाईजान है, तब ये चुप्पी साध लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, 1-1.5 हफ्ते पहले की घटना, अयोध्या का केस, मोहिद खान आरोपी और 12 साल की लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म। लड़की निषाद थी, अति पिछड़ा जाति से थी, लेकिन चूंकि दुष्कर्म करने वाला भाईजान था, तो अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत लगाई कि कैसे भी सपोर्ट कर लूं भाईजान का। पप्पू तो कुछ बोले ही नहीं और मामले को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और 12 साल की लड़की को गर्भवती कर दिया था उसने। उसके बाद बाबा का बुलडोजर चला और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी सब तहस नहस हो गई, जेल में पड़ा हुआ है इस वक्त। और उसके लगभग 3-4 दिन बाद खबर आती है कि कन्नौज, जहां पर अखिलेश यादव इस समय एमपी हैं और इनसे पहले डिंपल यादव उनकी पत्नी एमपी थी, और उनका जनप्रतिनिधि था ये नवाब सिंह यादव। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जब डिंपल वहां पे नहीं होंगी कन्नौज में, तो उनके बिहाफ पर यही सब बातें सुनेगा लोगों की और मैडम तक पहुंचाएगा। इतना खास था। इस पर भी 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, सिद्ध भी हो चुका है, जेल में जा रहा है। तो यूपी में तो बाबा जी ले लेते हैं एक्शन, लेकिन आप देखिए दोहरा रवैया पप्पू का। कलकत्ता के मामले में बोला, लेकिन इस तरह से बोला कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। गया एक भी बार नहीं है, देख रहे हैं, गया नहीं है। ये यूपी होता फिर देखिए आप। अब तीसरा एंगल लीजिए, पहले पत्रकार फिर नेता, अब तीसरा यूट्यूबर्स। जी हां, एक यूट्यूबर है जर्मनी में बैठ करके वीडियोस बनाता है और उसको दुनिया के हर टॉपिक पे वीडियो बनाने का टाइम है। विनेश फोगाट पे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटरशिप कहने पे, भारत के प्रधानमंत्री को डिक्टेटरशिप कहने पे, ये सारी चीजों के लिए तो है। दुनिया को डिक्टेटर कहलवा लो, यहां पर बीजेपी की बुराई करवा लो, लेकिन एक पीड़िता के साथ खड़े होने में इनको अभी तक सोचना पड़ रहा है। एक भी वीडियो नहीं आया इसका। एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट पर इसके खिलाफ लोग कमेंट करने लगे तो तुरंत इसने डिलीट कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कौम इससे जुड़ी हुई है, ब्रेन वॉश्ड कौम, वो इस बात को देख करके या इस तरह का वीडियो देख करके इससे दूर ना हो जाए। सब्सक्राइबर्स कहीं इससे दूर ना चले जाएं, इसको इस बात का डर है। आज इन्हें सब्सक्राइबर्स और पीड़िता के मामले में अगर चुनना है तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स को और उन जमात को चुना है जो इसके पीछे खड़ी हुई है। और ऐसे बहुत लोग हैं जी जो इस टॉपिक पे कुछ बोलना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, और कुछ बोल भी रहे हैं। एक है पत्रकार रवीश चचा, उनका वीडियो देखिएगा आप, आपको पता चल जाएगा वो किस दिशा में बोलना चाह रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये डायरेक्टली बोल देंगे तो बीजेपी ने करवाया है। साहब, जिस जगह पर, जिस कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज में ये कांड हुआ, वहां पर जो सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया था पुलिस के द्वारा, वो आदमी ही आरोपी निकला, उसी ने ये दुष्कर्म किया। और उसकी हिस्ट्री निकाल करके देखी जाएगी तो उसने 3 उसके तलाक हो चुके हैं, और तीनों ही महिलाओं का आरोप यह था कि मारपीट करता था, दुष्कर्म करता था, बर्बरताएं करता था। उस इंसान ने इस पीड़िता के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर पीड़िता ने सबको बुलाना चाहा, हल्ला करना चाहा तो उसका गला दबा दिया, गले की हड्डी तोड़ दी, फिर आंखें फोड़ दी, न जाने क्या क्या चीजें पता चली है। जब इतना स्पष्ट दिख रहा था, इस तरह से बॉडी के साथ, इस तरह से पीड़िता के साथ बर्बरता की गई थी, तो बॉडी देख के पता चल रहा था कि सुसाइड नहीं है। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पीड़िता के घर वालों को बोला कि यह सुसाइड है। उसके बाद तुरंत जैसे ही पता चला कि सीबीआई की जांच इस पर बैठ सकती है, वहां पर तुरंत तोड़फोड़ करी गई और नए कंस्ट्रक्शंस करना स्टार्ट कर दिया गया और बोला गया कि हम तो भाई यहाँ पर जो है टॉयलेट बना रहे हैं, यहाँ पर बाथरूम बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस बात पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आप लोग क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो? आज तक तो आपको ख्याल नहीं आया कि वहाँ पे वॉशरूम बनने चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए, और अब आपको लग रहा है कि जैसे ही सीबीआई जांच बैठ गई तुरंत आप तोड़फोड़ करके ये सब करने लगे। हम जानते नहीं कि आप सबूत मिटाना चाहते हैं। और साहब, जो उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया बंगाल सरकार ने, और 12 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया उसे। ये बात पता नहीं लगने दी जाएगी किसी को। वो आखिर क्या मजबूरी है इनकी कि ये छोड़ नहीं पाते एक दूसरे का साथ? मजबूरी है वोट बैंक।
प्रिंसिपल का तो ये है कि उस प्रिंसिपल पर भी आरोप है कि बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता वो कॉलेज में, 1 नंबर का घूसखोर है, आरोप है, मेरे पास सबूत नहीं है इस बात का। अब साहब ये हो गई बात। अब एक चीज देखिए आप कि जो ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब होता है ये पत्रकार, यूट्यूबर्स, ये सरकारें, इंडिया अलायंस की और आपके कुछ जमात के लोग, ये सब एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं अगर कोई बीजेपी शासित राज्य में ऐसा हो जाए या किसी दलित के साथ ऐसा हो जाए। दलित के साथ इसलिए नहीं होते कि ना दलित जनता, मैं फिर बता रहा हूं, इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें वोट बैंक चाहिए। वहीं दलित और भाईजान में इनको चुनना हो, अगर आरोपी भाईजान है तो ये भाईजान को चुनते हैं, दलित को नहीं चुनते। इस तरह से सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करना और एक साथ सबका सक्रिय होना, हाथरस में कुछ हो जाए तो यूएस भी प्रतिक्रिया देता है, यूएन भी प्रतिक्रिया देता है कि हम ह्यूमन राइट्स को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन अब कोई चिंतित नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, जितने भी विदेशी अखबार हैं, हर जगह छपती हैं हेडलाइंस कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इस बार कहीं नहीं छप रही हैं। कारण क्या है? वो पूरा इकोसिस्टम एक साथ एक्टिव होता है और जब एक्टिव नहीं होना होता तो कोई कुछ नहीं बोलता, चुप पड़े रहते हैं। इकोसिस्टम की पहचान कैसे है कि इनके डायलॉग सेम रहते हैं। भारत में चुनाव हुए, मोदी डिक्टेटर है, ये डिक्टेटरशिप आ गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा, ये आरक्षण हटा देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और सेम चीज बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ किया गया। ये तो डिक्टेटर है, डिक्टेटर है। ये यूट्यूबर जो हमारे भारत में जो वीडियो बनाते हैं, जर्मनी में बैठ करके, कुछ भारत में बैठ करके भी वो पूरी ताकत लगा रहे थे शेख हसीना को डिक्टेटर घोषित करने में। और यही चीज अब चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रंप एक डिक्टेटर है, वो अगर सत्ता में आ गया तो सब बर्बाद कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, प्रोजेक्ट 25 लॉन्च कर देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आप इनके कॉमन डायलॉग से समझ जाइए कि ये सब एक ही कड़ी में जुड़े हुए हैं, ऊपर से निर्देश मिलता है, ये उसी से काम करते हैं। लेकिन हमारी जो जेन जी है ना, जेन जी का मतलब जो युवा अभी 20 साल की उम्र के आसपास के हैं, जो इस सदी में पैदा हुए हैं, सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जो जेन जी है ना, जिन्होंने देखा नहीं है कि ये लोग क्या थे। भाई हमने देखा है कि कांग्रेस का शासन क्या था साहब, डेली खबर आती थी कि भ्रष्टाचार क्या, इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, आज ये, आज वो, आज ये। आतंकी हमारे घर में घुस के कुछ भी कर जाते थे, हमारे प्रधानमंत्री एकदम मनमोहन सिंह रहते थे। देश की सत्ता वो इटली की सोनिया गांधी चलाती थी, हम जानते नहीं है क्या। लेकिन जो जेन जी है वो नहीं जानती। वो समय 10 साल की थी, 5 साल की थी, 6 साल की थी। आज उसे लगता है कि मोदी ही गलत है, उसे पता नहीं है कि भैया 10 साल पहले इस देश के क्या हाल थे। इन लोगों को लगता है कि वो जर्मनी में बैठा यूट्यूबर अगर कुछ कटिंग्स दिखा देता है, वीडियो के साथ साथ कुछ 4-5 लाइनें दिखा देता है तो बड़ा साफ जेन्युइन है। 4 लाइनें दिखाने में हम दिखा दें कटिंग, कुछ भी लिख दें उसमें, कौन सा कोई पढ़ रहा है, और पढ़ भी लेगा तो अपने मन की लिखेंगे। वो जो सोर्सेज दिखाता है उसमें भी 4 लाइनें ढक देता है, 4 ही दिखाता है जी। लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका जानते हैं ये लोग। और इनका कोई भी आप चैनल देख लीजिए, यूट्यूब चैनल, फॉलोअर्स देखिए, करोड़ों से कम नहीं मिलेंगे। वीडियो आते ही वीडियो एकदम मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। और किसी का 4-5 घंटे में व्यू 10 लाख चला जा रहा है और वो ट्रेंड नहीं करता। ऐसे कैसे ट्रेंड नहीं करता जी? यहां तो गाने ट्रेंड कर जाते हैं। हाल कभी आपने देखा हुआ लिखा आएगा ट्रेंडिंग ऑन 1? नहीं लिखा था, क्योंकि ज्यादातर व्यूज भी फेक होते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम करता है एक दूसरे की मदद, आप जानिए। इनके पास पैसा बहुत है साहब। सरकार हमारी है तो क्या हुआ, सिस्टम इनका है। इनका सिस्टम यूट्यूब की लॉबी में बैठा हुआ है, इनका सिस्टम पत्रकारों में है, इनका सिस्टम आपका नेताओं में है, इनका सिस्टम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में है। इनका ही सिस्टम है जिसने हिस्ट्री की किताबें लिखी हैं। रोमिला थापर, लेफ्टिस्ट है, किसी दिन वीडियो बनाऊंगा उस पर। साहब हर जगह से इन्होंने जकड़ रखा है हमको। बचपन में जो किताब पढ़ाई जाती है इन्हीं का सिस्टम पढ़ाता है, तो आपके दिमाग में पहला बीज ही उनका डल गया। फिर कॉलेज में जो आपको ब्रेन वॉश किया जाता है वहीं के सिस्टम के लोग करते हैं। आप बच के कहां जाओगे? उसके बाद जब आप किसी संस्था में जाते हो काम करने, किसी सेवा में जाते हो, कोई प्राइवेट नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, वहां इन्हीं के लोग आपको मिलेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रूप में बैठे हुए। अदालत में भी आपको पता ही है, मैं बोलना नहीं चाहता। पत्रकारों में आप न्यूज देखोगे शाम को आकर के, तो न्यूज में भी इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको पहले दाना पानी मिलता रहता था। दाना पानी, रेवड़ियां ये ले, जो अब मिल नहीं रही है। तो इनको भी तो आदत थी ना, पुरस्कार मिलते थे, मैग्सेसे पुरस्कार, ये ले। अभी देखा बांग्लादेश का जो नया सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था।
आप इस देश के खिलाफ बोल के तो देखिए, पुरस्कार सबको मिलेंगे। मैं चाहूँ अपने यूट्यूब चैनल को जब चाहूँ 1 मिलियन पहुँचा लूँगा, कुछ नहीं करना, सरकार के विरोध में बातें करने लग जाऊँगा, हो गया साहब काम। मेरा जो कंटेंट है सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, लोगों को सामने से यूट्यूब सजेस्ट करेगा कि देखिए। लेकिन हमारा साहब कंटेंट ऐसा है कि देश के पक्ष में है, राष्ट्रवादी है, तो उतने ही लोगों तक पहुंचता है जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। बहरहाल तो ये इनका सिस्टम है। और जो जेंजी है वो ये जाने कि इनका दोहरा रवैया क्या है। राजदीप सरदेसाई, वो जर्मनी वाला यूट्यूबर, ये जो सो कॉल्ड पत्रकार, ये नेतागण, पप्पू, इनके दोहरे रवैये को देखिए। और जो हमारे दलित भाई बहन हैं वो भी जाने कि उनका कैसे यूज़ किया जा रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ना, वो जाति पूछ के नहीं हो रहा। अच्छा आप दलित हैं, आपको छोड़ देते हैं, आप यादव हैं, आपको छोड़ देते हैं, अच्छा आप ब्राह्मण हैं, आपको छोड़ देते हैं, आप बनिया हैं, आपको छोड़ देते हैं। नहीं जी, वहाँ जो हो रहा है ना, वो होने के लिए आपका हिंदू होना ही काफ़ी है। ये पहले हिंदुओं में से जाति को तोड़ते हैं, फिर इन जातियों में से एक जाति को अपने साथ ले लेते हैं, तब एक वोट बैंक बन जाता है अच्छा खासा परसेंटेज का। उस वोट बैंक को कोई ना कोई नेता जो है प्लीज करने की कोशिश करता है, फिर वो वोट बैंक के जरिए सत्ता में आ जाता है। सत्ता में आने के बाद वो नेता इसी वोट बैंक के लिए काम करता है, और जब भाईजान्स मजबूत हो जाते हैं तो ये उसी को साइड कर देते हैं जिस जाति को तोड़ के अपने साथ लाए थे, और फिर ये एक साथ उस पर प्रहार करते हैं जहां से इन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी जातियों में। एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल बांग्लादेश, एग्जाम्पल ईरान, एग्जाम्पल इजिप्ट, एग्जाम्पल सीरिया, इराक, कहीं भी देख लीजिए। तो अगर आपको ये लगता है कि भाईजान्स आपके बहुत ज़्यादा हितैषी हैं तो बांग्लादेश आपके सामने है, और बाकी अगर आपको लगता है कि आपके नेतागण बहुत हितैषी हैं तो कोई नहीं होता साहब। बांग्लादेशी अलग अलग जातियों के लिए हिंदुस्तान में कोई भी खड़ा नहीं हुआ साहब, सिवाय प्रधानमंत्री मोदी के। एक ट्वीट किया था मोदी ने, 10 साल में पहली बार मोदी ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था कि मैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, उसकी हम कामना करते हैं कि ऐसा ना हो। वरना मोदी जी भी बसते थे, वो बड़ा सेकुलर बनने की कोशिश करते थे। मोदी जी से भी शिकायत है साहब, बंगाल में जो हो रहा है आप कोई नहीं कुछ कर रहे हैं, आपको प्रेसिडेंट रूल लगाने में क्या जा रहा है जी, पूरा देश मांग कर रहा है। शायद आप गुड बॉय बनना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने 80 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया, कांग्रेस ने 100 बार लगाया, मैं एक भी बार ना लगा करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा। भाई उससे कुछ नहीं होता। वहाँ 10 साल से हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, चुनाव ठीक से नहीं हो पाते वहाँ पर, विपक्षी खड़ा नहीं होता चुनावों में टीएमसी के अगेंस्ट। पार्षद के कई चुनावों में विपक्षी खड़ा नहीं हुआ, कोर्ट को बोलना पड़ा कि भाई क्यों नहीं खड़े हो रहे। कोई भी घटना हो जाती है तो एफआईआर नहीं होती जब तक कोर्ट ना बोल दे वहाँ की। संदेश खाली आपके सामने है। अभी एक युवक था वहाँ पर, टीएमसी का लीडर था, उसे जेसीबी बोलते हैं, वो किस तरह से महिला को मार रहा था तालिबान स्टाइल में, सबने देखा साहब। ऐसी घटनाएं वहाँ दर्जनों हो चुकी हैं पिछले 1 महीने में। कलकत्ता की जो घटना है ये बिल्कुल नई है, पूरा देश इससे अवगत है, और आप पता नहीं क्यों डर रहे हैं। मत लगाइए राष्ट्रपति शासन, आप 356 मत लगाइए, 355 लगा दीजिए। 355 के तहत आप वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र के हाथ में ले सकते हैं, भले ही राज्य सरकार वहाँ चलती रहे, ये हो सकता है। यही कर दीजिए, वहाँ की पुलिस अपने हाथ में ले लीजिए। पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आपसे भी शिकायत है, आपसे ज़्यादा उम्मीदें तो हमें योगी जी से रहती हैं। अगले दिन बुलडोजर तो चल जाता है। इस समय देश की मांग योगी जी हो रहे हैं, आप मानिए इस बात को। तो उम्मीद है मोदी जी हमारी बात शायद सुन लें, या सभी देश की बात सुन लें, और कुछ स्टेप उठाइए साहब, कुछ कॉन्क्रीट स्टेप उठाइए। ऐसे नहीं चलेगा। आप जनता की नज़रों में अब कमज़ोर साबित हो रहे हैं, योगी जी मजबूत साबित हो रहे हैं। आप खुद नहीं संभाल पा रहे तो योगी जी को लाइए। मैं जानता हूँ इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल संबंध भी एक जो है देखने पड़ते हैं आपको, उसके हिसाब से स्टेप ले सकते हैं आप, मगर इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। नमस्कार।